गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है सिंपल बी एंड बीपीएससी में। सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज अभी चल रहा है और इसी दौरान हम लेकर आ गए हैं ईवीएस के प्रश्नोत्तर। और आप भी यदि तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 75 तक हमने पिछले वीडियो में किया था और 76 से आज हम करेंगे। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो देखिए ध्यान रखिएगा, नारियल के तेल में जो है पकी हुई क्या समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। आपके ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार। तो देखिए ये जो है गोवा के लोग जो है समुद्री मछली को जो है नारियल के तेल में पकाकर खाना पसंद करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो देखिए कौन सा ये जंतु है आपको बताना है, जो कि क्या होता है कि उसका आगे का जो दांत है, अग्र दांत यानी कि आगे का जो दांत है वो क्या होता है कि हमेशा बढ़ते रहता है, वो रुकता नहीं है। उसका जो वृद्धि होने का जो एक निश्चित आयु पे आके रुकती नहीं है, जैसे कि मनुष्य का होता है, उसका जो है हमेशा बढ़ते रहता है। तो वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए, यानी कि वो दांतों को लंबा नहीं हो बहुत ज़्यादा, इसके लिए जो है वो कैसे बचाव करता है, तो वो क्या करता है कुछ ना कुछ चीज़ों को जो है वो काटते रहता है, कुतरते रहता है। तो कौन सा जंतु है आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन है दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। तो ये जो है आपका गिलहरी है। गिलहरी का जो है क्या होता है कि आगे का दांत जो है हमेशा बढ़ते रहता है, इसलिए वो जो है हमेशा कुछ कुछ काटते रहता है ताकि उसका दांत जो है बहुत अधिक लंबा नहीं हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, तो देखिए कोई किसान जो है क्या कर रहा है कि बार बार जो है कीटनाशक यानी कि फर्टिलाइजर्स का, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज करके, कीटनाशक उर्वरक का यूज करके बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है और अपने खेतों में जो है इसे बार बार धान का फसल उगाने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे जो है मृदा क्या हो जाएगी, यानी कि सोइल का जो है आपका क्वालिटी क्या हो जाएगी आपको बताना है। तो देखिए इसमें केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी? नहीं, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिक उर्वरक कीटनाशक डालने से जो है मृदा का जो है क्वालिटी ख़राब हो जाती है। उसमें जो है फिर से जो है क्या होता है कि कोई भी फसल उगना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ केवल धान को फसल के लिए उपयोगी नहीं, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी? नहीं, जुताई के लिए और उपयुक्त ये नहीं बनेगी, बंजर हो जाएगी। देखिए ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी? नहीं, ये और गलत, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है क्या हो सकती है कि ज़मीन जो है बार बार फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करने से जो है, कीटनाशक का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग करने से अधिक उपयोग से जो है खेत की जो है सोइल की जो है मृदा की क्वालिटी घट जाती है और ऐसे में जो है खेत जो है बंजर हो जाती है, कोई भी फसल उस पर उग नहीं पाती है, इसलिए बंजर हो जाएगी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 है हमारा, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक क्या है? तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग 4 बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ये आपका सही है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई का लगभग 30 गुनी गहरी तक जमीन के भीतर जाती है, जहाँ तक कि पानी तक न पहुँच जाए। ये भी आपका सही होगा। इस वृक्ष के तने पानी में एकत्रित है, ये इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होती है, ये भी सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इनमें से सही कथन कौन सा है आपको चूज करना है। ठीक है, कोट में दिया गया है।
देखिए इसमें जो है आपका हो जाएगा EVC आपका करेक्ट है इसमें, EVC, लेकिन डी करेक्ट नहीं है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। EVC इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 79 का। अगला देखते हैं, कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए एक रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली। रेलगाड़ी में जो है बैठता है और उसके बाद से देखिए 7:45 बजे जो है मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 जनवरी 2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। तो औसत चाल जो है यानी कि स्पीड निकालने के लिए जो है आपको डिस्टेंस अपन टाइम का फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर भी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है यहाँ पे दिया गया है 1140, ठीक है, 1140। अब जो है आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, टी आपको निकालना है यहाँ पे, तब जाके आपका चाल आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो देखिए 2 जनवरी 2015 को जो है वहाँ से पहुँची है, 3 को आ गई है, यानी कि 24 घंटा का ही सफ़र हुआ है। 7:45 में पहुँची है, ठीक, शुरू हुई है वहाँ से और 4:45 पर जो है नागरकोइल पहुँची। यानी कि जो है आपको करना होगा 24 आवर जो है यहाँ पर होगा 24 आवर्स जो है आपका 24 आवर से भी कम लगा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे माइनस करना होगा 4:45 को, ठीक है। देखिए मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, 7:45 से जो ट्रेन चली वो जो है अगले दिन 4:45 में पहुँच गई, ठीक है। तो इतना माइनस करिएगा तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 घंटा यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। तो 3 घंटा बच रहा है तो 24 माइनस आपको 3 करना होगा, क्योंकि 24 घंटा में जो है 3 घंटा ये नहीं चला, यानी कि 3 घंटा पहले ही पहुंच गया ट्रेन, ठीक है। तो आपका 21 घंटा हो जाएगा टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन टाइम, तो डिस्टेंस आपका दिया गया है 1140 और डिस्टेंस आपका हो जाएगा 21, ठीक है। तो इसे आप कीजिएगा तो आपका आएगा यहाँ पे 54.28 लगभग आएगा, यानी कि लगभग जो है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ट्रेन रेलगाड़ी की औसत चाल थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। तो देखिए एक तो ये दिशा वाला प्रश्न आता है, दूसरा आपका जो है निकटवर्ती राज्य कौन कौन सा है, किसी भी राज्य का पूछ दिया जाता है। तो इसलिए जो है आप मैप इंडिया का याद रखेंगे ताकि आपको जो है इस तरह का प्रश्न करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए नई दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति को जो है आपको इसमें बताना है। तो नई दिल्ली वाले जो है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो है नई दिल्ली है तो ये जो है मध्य प्रदेश की ओर आएंगे इस तरफ, और मध्य और फिर रांची झारखंड जाना है तो झारखंड तो यहाँ का यहाँ पे बिहार हो गया, यहाँ पे झारखंड, तो इस तरफ ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो दक्षिण की ओर आ रहे हैं, उसके बाद से फिर यहाँ जा रहे हैं पूर्व की ओर, ठीक है। तो आपको देखिए डायरेक्शन यहाँ पे दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, ठीक है। तो पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में नहीं, ऑप्शन 1 आपका इसमें गलत है। पश्चिम दिशा में तो गए ही नहीं है, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, ये आपका करेक्ट है। दक्षिण दिशा में फिर पश्चिम में नहीं गए हैं। तो देखिए नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति जो है पहले मध्य प्रदेश में दक्षिण दिशा में गया, फिर जो है वो झारखंड यानी कि पूर्व दिशा में गया, ठीक है। मैंने मैप के माध्यम से आपको उसको समझा दिया है। ऑप्शन नंबर इसमें 3 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो देखिए आपके ऑप्शन में दिए गए हैं छिपकली, गौरिया, कछुआ, सांप। तो इनमें जो है ये चारों में जो है एक ही विशेषता कौन सा है जो पाई जाती है, जो सभी चारों में पाई जाती है।
कौन सी विशेषता है आपको बतानी है इसमें। देखिए आपके ऑप्शन से, ये अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, ये इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो देखिए सल्क से ढके होते हैं, ये तो आपका हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि गौरैया का जो है ये सल्क से नहीं ढका हुआ रहता है, ये गलत हो जाएगा। ये भूमि एवं जो जल दोनों में रह सकते हैं। देखिए गौरैया जो है ये जल में नहीं रह पाएंगी, क्योंकि ये जो है चिड़िया है, और भारत का राजकीय पक्षी, माफ कीजिएगा, बिहार का राजकीय पक्षी जो है गौरैया को ही जाना जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, गौरैया ही है। और देखिए यह जहरीले होते हैं, गौरैया जहरीली नहीं होती, कछुआ जहरीली नहीं होती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें बच गया एक, ये अंडे देते हैं। ये सभी जो है क्या होता है, ये बच्चा जो है ये डायरेक्ट नहीं इनका होता है, बल्कि पहले अंडा होता है, उसके बच्चा जो है बच्चा होता है, यानी कि पहले जो है इनका ये जो है क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये सभी अंडे देते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें हो जाएगा। सेम विशेषता चारों का यही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की किताब में जो है बहुत सारे कहानी कविता आपको देखने को मिलेगी प्राथमिक स्तर के बच्चों की पुस्तक में। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसका उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो कक्षा में विविधता की पूर्ति। तो देखिए कक्षा में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक सामाजिक इन्वायरमेंट बनाने के लिए इसे किया जाता है, नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, ये आपका जो है सही हो जाएगा इसमें। और पाठों का आनंददायक बनाना, सिर्फ इसका यह मकसद नहीं हो सकता है। भाषिक कौशल का बढ़ावा देना, सिर्फ ये भी मकसद नहीं हो सकता। तो देखिए इसे सीखने के लिए जो है संदर्भगत वातावरण प्रदान करने के लिए जो है क्या किया जाता है कि कहानियाँ और कविता जो है इसी कारण से पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में शामिल की गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी। देखिए जलाभाव यानी कि जल का अभाव के विषय के बारे में जो है अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण से किस तरह आंकेंगी। तो देखिए आपके ऑप्शन से, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। और देखिए उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा, नहीं, लिखित परीक्षा आयोजन करना ये नेगेटिव हो गया। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत हो गई है, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 84 था, और 84 का जो है जलाभाव के विषय में जो है शिक्षिका जो है किस तरह से तैयारी कर माफ़ कीजिएगा बता सकती हैं। तो इसमें जो है हो जाएगा आपका जल संरक्षण, ये आपका गलत है। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। ठीक है, अगला देखते हैं। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। अगला प्रश्न है 85 नंबर। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। तो देखिए प्रधानाचार्य ने जो है आपको क्या कहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा को जो है क्या करना है, सार्थक बनाने के लिए जो है आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी, आपको ये बताना है। देखिए क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यालयों के साथ से पूर्व साझा करना। देखिए इसमें तो देखिए यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि
कक्षा 5 के विद्यार्थी का शैक्षिक अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने क्या करें? क्रियाकलापों को एक तरीके सीट उस स्थान पर तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसी विद्यार्थियों के साथ पूछना, ये ही आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है। और ऑप्शन ये देखिए, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना, नहीं। ये सुनिश्चित करना विद्यार्थी अनुशासित रहे, नहीं। शांतिपूर्वक अवलोकन से बच्चे कुछ नहीं सीखते, ये गलत हो जाएगा। जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, पहले से पढ़ लेंगे तो फिर वहाँ पे कुछ सार्थक नज़र नहीं आएगी, यानी कि वही जो है उतना बढ़िया पहले से जानकारी होंगी तो उत्सुकता नहीं रहेगी उनमें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा आपका 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो देखिए 86 नंबर का है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो देखिए आपके ऑप्शन से स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। तो देखिए नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा जो है उपयुक्त नहीं है। तो स्मरण रखना, याद रखना, रटना, ये सभी जो है उपयुक्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तिल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। तो देखिए कौन सा पौधों से जो है हम सब्जी भी इसका पत्ता से हम बनाते हैं, और दूसरा जो है इसके जो बीज होते हैं इससे हम तेल प्राप्त करते हैं। तो आपने जो घर में अपना सरसों का तेल देखा होगा, तोरी का तेल देखा होगा, इसी को जो है हम क्या करते हैं, तोरी का साग भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, खा लेते हैं सब्जी के रूप में, और सरसों का जो उसका जो बीज आता है उससे जो है हम तेल प्राप्त करते हैं, जिससे सब्जी बनती है और भी बहुत कुछ बनती है। तो सरसों जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाज़ार में भी बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे कंपनी का तेल मिलते हैं जो कि सरसों का तेल होते हैं। ठीक है। तो सरसों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कांसा ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह अल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक तत्व है, नहीं। ये आपका जो है देखिए इसमें कूट दिया है, यानी कूट में आपका आंसर बताना है इसमें। ठीक है। 88 का। तो देखिए एल्यूमिनियम नहीं, गलत हो जाएगा आपका। इस भट्टी में कॉपर और टीन को पिघला कर बनाया जाता है, ये आपका सही है, क्योंकि कांसा जो है क्या क्या चीज़ का मिश्रण है, तो ये कॉपर और टीन का मिश्रण है, इसी से जो है इसी को पिघला कर जो है इसे बनाया जाता है। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी आपका सही है। और ब्रॉन्ज की बनी वस्तु एल्युमिनियम की बनी वस्तु की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होती है, नहीं। सबसे हल्की तो एल्युमिनियम ही होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए कूट में आपको बताना है, तो इसमें आपका ई, तो आपका गलत है, बी और सी आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए बी और सी जो है 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, बी और सी। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित